नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्राणी। नशे का बढ़ता चलन का विषय है और युवा नशे के मकड़जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब नशे पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने खास रणनीति बनाई है। बाकायदा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक्शन प्लान भी शेयर किया है, जिसमें शहर और ग्रामीण स्तर पर अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी जो पंचायतों की मदद से नशे को रोकने का काम करेंगी। गृह मंत्री अनिल विज ने नशा मुक्त हरियाणा का आह्वान करते हुए माफियाओं और तस्करों को कड़ी चेतावनी दी है। साफ शब्दों में कहा है, या तो बदमाशी छोड़ दो या फिर हरियाणा। इसके लिए एक विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है। तो हमने एक स्टेट लेवल के एक्शन प्लान ये बनाई है और उस एक्शन प्लान में ग्रामीण स्तर पर ग्राम स्तर की जो मिशन टीम्स बनाई हैं, विलेज मिशन टीम्स, और इसी प्रकार से शहरों में वार्ड मिशन टीम्स, और इनको सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए क्लस्टर मिशन टीम्स, उसके ऊपर फिर सब डिवीज़न मिशन टीम्स, जिला मिशन टीम्स, और हमारी स्टेट की जो है मिशन टीम वो तो है ही है बनी हुई। तो इन सब के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के बाद हर गांव में हम जाकर के, हर वार्ड में जाकर के इन बातों का पता करेंगे कि ये चीज़ें सेवन करने वाले कौन कौन लोग हैं, इसका व्यापार करने वाले कौन कौन लोग हैं, और ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, कहाँ से सप्लाई होती हैं, उसमें समाज की भागीदारी ये भी हम कराएंगे, ताकि हर टीम में, खास करके गांव की जो टीम मैंने बताई, वार्ड की टीम बताई, 10-10 लोग उनकी एक टीम बनेगी, 5 जिसमें सरकारी अधिकारी होंगे और 5 जनता के लोग लिए जाएंगे, खास करके चुने हुए प्रतिनिधियों में से। वर्तमान में हमारी पंचायतें भले चुनी हुई नहीं हैं, लेकिन जो पूर्व पंचायतें हैं, जो पूर्व प्रतिनिधि हैं, उनको जोड़ेंगे। तो ऐसे सब लोगों को साथ लेकर के सबका विश्वास, उसके अंदर स्कूल का अध्यापक, मुख्याध्यापक भी होगा, उसमें गांव का पटवारी भी होगा, गांव का ग्राम सचिव भी होगा। तो ऐसे सब लोगों को साथ लेकर और एक अभियान हम लोग ये चलाने की योजना बनाई है। हम एक संदेश सारे हरियाणा में देना चाहते हैं कि जहाँ तो बदमाशी छोड़ दो, जहाँ हरियाणा छोड़ दो। हम किसी को भी गलत काम करने वाले को हरियाणा में बर्दाश्त नहीं करेंगे। केसेस के डिस्पोजल के लिए भी मैंने कार्य योजना बनाई है कि लोगों की अक्सर ये बात रहती है कि केस रजिस्टर्ड हो गया और कार्रवाई ना हुई। मैंने अकाउंटेबिलिटी तय की है कि 10 दिन के बाद इंस्पेक्टर जो एसएचओ है उसको रिपोर्ट करना होगा कि ये डिले क्यों हुआ। 20 दिन के बाद डीएसपी को करना होगा। 30 दिन के बाद एएसपी को करना होगा और 45 दिन के बाद एसपी को करना होगा कि ये डिले क्यों हुआ। और उसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया है। तो वहीं नशे को लेकर के इनेलो नेता अभय चौटाला ने सवाल उठाए। कहा, सबूत देने के बाद भी सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। 22 के 22 जिले नशे की चपेट में है। आपका गुड़गांव जो है वो हब है। मैंने मुख्यमंत्री को विधानसभा में यहाँ के जो पिलर हैं, जो एमजी रोड के ऊपर है, जहाँ सबसे बड़ा नशे का कारोबार होता है, मैंने पिलर के नंबर तक बताए थे कि इस पिलर नंबर के नीचे औरतें, महिलाएं भी और पुरुष भी दोनों जो है नशे के कारोबार के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो आपको बड़ी से बड़ी खेप भी सप्लाई कर देते हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री उन बातों का आज 3 साल से ऊपर हो गए। आज मुख्यमंत्री कहता है कि हम नशे पे रोक लगाएंगे। नशे पे रोक तो तब लगेगी ना जब नशा बेचने वालों को आप पकड़ोगे। नशा बेचने और बिकवाने वाले इनके अपने सरकार के लोग हैं। तो प्रदेश भर में 18,000 से ज्यादा रेड हुई हैं। कैसे नशा मुक्त हरियाणा बनाया जाएगा, इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी आपको बता देते हैं। 4,879 केस नशे के चलते रजिस्टर्ड किए गए हैं। ये नशे से संबंधित हैं ये सारे मामले, 4,879 जो कि केस अभी रजिस्टर्ड हैं। 5,379 आरोपी नशे के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये कार्रवाई सरकार के स्तर पर हुई है। 65 लाख रुपए से ज्यादा का कैश भी इन सब नशा तस्कर या फिर इनके साथ जुड़े हुए लोगों से बरामद किया गया है।
172 पिस्टल रिकवर किए गए हैं नशा मुक्त हरियाणा के अभियान के चलते। इसके अलावा नशा तस्कर की जो प्रॉपर्टी हैं उनको अटैच करने का भी काम या कार्रवाई की गई है सरकार के द्वारा। कुरुक्षेत्र, सिरसा, करनाल में ये प्रॉपर्टी इन नशा तस्करों की अटैच की गई है, यानी कि सरकार अपने स्तर पर इसको रोकने का प्रयास कर रही है। शहर और ग्रामीण स्तर दोनों ही स्तरों पर यह टीम का गठन किया गया है, शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी, जिसमें ये कोशिश होगी कि किस तरह से जो डाटा है वो इकट्ठा किया जाए और ये डाटा गांव-गांव में जाकर के इकट्ठा होगा ताकि इस पूरे नेटवर्क को, इस पूरे नेक्सस को तोड़ा जाए। नशा रोकने के लिए पंचायतों का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि ग्रामीण स्तर तक भी अगर नशे की खेप पहुंच रही है तो पंचायतों का योगदान उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। नशा करने वालों की काउंसलिंग करने की भी बात कही गई है, यानी कि इसको लेकर के भी अब जो सरकार है वो काम करेगी। तो पूरी तरह से हरियाणा को नशा मुक्त करने पर जोर अभी दिया जा रहा है। और चलिए आज की बड़ी बहस के अहम सवाल हैं उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि नशा रोको अभियान पर आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने नशा रोको अभियान का आगाज किया है, लेकिन सवाल हैं इसको लेकर के। सवाल यह भी है कि आरोप प्रत्यारोप से क्या नशे पर लगाम लग जाएगी, क्योंकि अभी आप सुन रहे थे अभय चौटाला ने भी कहा कि उन्होंने तो बाकायदा तथ्य दिए लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर किसकी शय पर ये जो नशे का कारोबार है वो फल फूल रहा है, क्योंकि जिस तरह से नशा लगातार बढ़ा हुआ है उससे सवाल यह है कि आखिर किसी की तो शय है जिस वजह से ये जो नशे का कारोबार है इतनी तेजी के साथ फैला है। अभी फिलहाल कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुरेश रोड जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत है। और चिराग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जन सूचना अधिकारी हैं, एल्कोहलिक्स एनोनिमस की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग जी, आपका भी स्वागत है। चिराग जी, आपसे भी पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं। एक तो हम लोग देख रहे हैं नशे को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि कोई सरकार तो ये नहीं चाहती कि भाई नशा बढ़ जाए या प्रदेश के अंदर या देश के अंदर वैसी स्थितियां हों। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है और उसमें जो आप देख रहे हैं कि जो कोशिश की जा रही है इसको रोकने की, इसको आप कैसे देखते हैं और बढ़ता हुआ नशा इसके पीछे का एक बड़ा कारण आपको क्या नजर आता है? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहता हूं। धन्यवाद सर। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की तरफ से दिल्ली सर्विस कमेटी का पब्लिक इंफॉर्मेशन चेयरमैन के जैसे की रूप में आया हूँ आपके यहाँ पे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक ऐसी संस्था है जो शराबी होते हैं, जो ज्यादा शराब पीते हैं या जिसे प्रॉब्लम ड्रिंकर कहते हैं हम साधारण भाषा में, जो अत्यधिक शराब पीते हैं, जिनके घर में प्रॉब्लमेटिक ड्रिंकिंग होती है, हम उन लोगों की मदद करते हैं। हमारा ये मानना है कि ये सारे शराबियों को शराब की प्रॉब्लम, सब पीने वालों को अत्यधिक ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी उसमें कुछ 1% ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, जो जिनके घर में डिसफंक्शनलिटी आपको आराम से दिख सकती है। तो हम उन ऐसे लोगों की मदद करते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि पूर्ण तरीके से नशा को बंद करने वाली, तो इसमें हमारा कोई क्या कहते हैं ओपिनियन नहीं है, इसमें हम कोई अपना वो नहीं देते। लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम ड्रिंकर हैं, जो ज्यादा जरूरत से ज्यादा शराब पी रहे हैं, जिनके घर में प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं, उनको हम जरूर ये बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं, शराब से दूर रहना चाहते हैं, तो हमारी एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस के रूप में मदद अवेलेबल है। और जैसे कि बात नशे की हो रही है, तो नशे का मतलब ये है कि और भी तरीके के नशे हैं, जैसे शराब के अलावा, तो उसके लिए भी एक संस्था है जिसका दूसरा नाम है नारकोटिक्स एनोनिमस, जो नारकोटिक्स वाले ड्रग्स हैं उनके ऊपर मदद करती है। ये जानी मानी संस्था है, एक आध जगह नहीं है, ये पूरे विश्व में 185 देशों में ये संस्था है। हिंदुस्तान के अंदर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के थ्रू करीब 40 से 50 हजार शराबी रहते हैं जो आज के दिन शराब से दूर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। छोटे छोटे समूहों में, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं 2 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर समझा दूं। जी, बिल्कुल। छोटे छोटे समूहों में हम लोग अलग अलग जगहों पे मिलते हैं। जैसे हरियाणा की बात हो रही है तो यमुनानगर है, करनाल है, अंबाला है, फरीदाबाद है, बल्लभगढ़ है। तो इन जगहों पे छोटे छोटे समूहों में हम लोग मिलते हैं और इन समूहों के अंदर बैठने वाले किसी प्रकार के कोई डॉक्टर नहीं होते, किसी प्रकार के कोई काउंसलर नहीं होते, कोई और नहीं होता। ये हम सेल्फ सपोर्टिंग है, यानी कि हम खुद ही उस
प्रॉब्लम में थे एक समय तक, जो शराब के बुरे हालात को झेल रहे थे, और आज के दिन मैं रिकवर हो चुका हूँ। आज के दिन में 10 साल के करीब शराब से दूर हूँ। इस दौरान मेरी कोशिश रहती है कि मैं शराब तो छोड़ो, एक ऐसा कफ सिरप भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लूं जिसके अंदर शराब का कुछ, अल्कोहल का कुछ कंटेंट है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस पूरी तरीके से इस प्रकार छोटे छोटे समूह मिलकर के एक बड़ा समूह बनाते हैं। जैसे दिल्ली सर्विस कमेटी है, तो उस सर्विस कमेटी का एक मेन ऑफिस है मुंबई में, और बिल्कुल हेड ऑफिस जो है न्यूयॉर्क में है। तो ये संस्था इस प्रकार से काम करती है। और शराबीपन के लिए क्योंकि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, तो इसलिए हमारी बड़ी साधारण भाषा में इस चीज को हम बताते हैं कि फिजिकल क्रेविंग, यानी कि शारीरिक भूख, एक शराबी जब, एक आदमी जो शराब पीने लगता है और उसका क्वांटिटी पर से नियंत्रण हट जाता है, तो उसे कहते हैं फिजिकल क्रेविंग। हम अपनी साधारण भाषा में, डॉक्टर्स का हम सामना नहीं कर सकते, वो बहुत समझदार लोग हैं और बहुत डिटेल स्टडी है उन लोगों की, लेकिन हम अपनी साधारण भाषा में ये बोलते हैं फिजिकल क्रेविंग, यानी कि जो आदमी थोड़ा सा पीने के बाद रुक नहीं पाता, उसके अंदर एक एलर्जी उत्पन्न होती है जो उसे बोलती है और पी लो और पी लो। दूसरा है मानसिक खिंचाव, यानी कि वो थोड़े दिन शराब से दूर रहना चाहता है, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से वापस पी लेता है। मान लो कोई नशा मुक्ति केंद्र में गया या कहीं डॉक्टर के पास गया, डिटॉक्स कराया, वापस आया तो उसने दोबारा पी ली। वो उसे बोलते हैं मानसिक खिंचाव, यानी कि उसके अंदर एक दोबारा से एक मनोवैज्ञानिक एक खिंचाव बनता है उस शराब के लिए कि ये शायद थोड़ी सी पीऊंगा तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। तीसरा है स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, जो आदमी अपने आप को बोलता है कि मैं खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूं, और वो रोज के हिसाब से ऐसा करता है और फिर भी उससे दूर नहीं रह पाता। तो यानी कि लगभग 3 हम इसे सिम्टम्स में देखते हैं शराबीपन को या नशे को, किसी भी तरीके के 3 जनरल सिम्टम्स में देखते हैं कि पहली बात तो वो रुक नहीं पाता है, दूसरी बात कि वो छोड़ नहीं पाता, थोड़ी सी पीना चाहता है, और तीसरी बात वो खुद के साथ इतना ईमानदार नहीं। चलिए चिराग जी, कुछ और चीजें भी मैं आपसे समझूंगा और इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी भी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बहुत स्वागत है प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी आपका। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, आपके पास मैं आऊंगा क्योंकि जो अभी हम लोग देख रहे हैं नशे को लेकर के, एक तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से जो सख्त बातें हैं वो भी कही गई, नशा को किस तरह से खत्म करना है इसको लेकर के बाकायदा एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातों का जिक्र हुआ, लेकिन कुछ सवाल उसके साथ जुड़े हुए हैं। पहला तो यह है कि इसको कैसे रोकेंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और दूसरा यह है कि विपक्ष की तरफ से भी, खासतौर से अभय सिंह चौटाला ने यह कहा कि उन्होंने तो बाकायदा विधानसभा के अंदर आप लोगों को यह बताया था कि कहां पर ये जो नशे का काम है या कारोबार है हो रहा है, लेकिन उसको भी काफी समय बीत चुका है, आप लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कैसे रोकेंगे और कैसे खत्म करेंगे हरियाणा से नशे को, यह सवाल है। मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं इसके ऊपर। देखिए, सबसे पहली बात अभय सिंह चौटाला जी को तो ये कही जा सकती है कि अभय सिंह जी, आप विधानसभा में कह रहे हैं, नागरिक के नाते, विधायक के नाते आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, आपका धन्यवाद, आपका आभार। सरकार को अपने स्तर पर जो एक्शन लेना है उसके फॉलोअप में वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उस प्रक्रिया में हैं, हम काम कर रहे हैं। उनके जिले में सिरसा, जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि नशे की चपेट में अभय सिंह जी का गृह जिला अपेक्षाकृत अन्य जिलों की तुलना में ज्यादा है या रहा है, उस जिले में इस सरकार के कार्यकाल में नशे के कारोबार में जुटे हुए लोगों की संपत्ति कुर्क करने तक का काम हमने किया है। अन्य जिलों में भी हुआ है, लेकिन सिरसा भी एक ऐसा जिला है जहां नशे के कारोबार में संलिप्त बुरे लोगों की संपत्ति जब्त करके हमने उनको और कड़ा दंड देने की प्रक्रिया शुरू की है। लड़ाई एक दिन में क्षमा कीजिएगा, एक दिन में जीते जाने वाली लड़ाई नहीं है, लंबी लड़ाई है। लेकिन एक प्रश्न भी साथ में ये बात कहते हुए, अभय सिंह जी को बधाई भी देते हुए कि उन्होंने कोई सूचना दी, धन्यवाद व्यक्त करते हुए, ये सूचना देते हुए कि हम काम पर हैं, हम लगे हुए हैं, वी आर ऑन द जॉब। अभय सिंह जी से हरियाणा की जनता की तरफ से और सरकार की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यह प्रश्न पूछा जाना बनता है कि अभय सिंह जी, लंबे समय तक आप सत्ता में थे, ऐसा क्यों हुआ कि आपका गृह जिला वो इस कारोबार की, खास तौर पे नशे के मामले में वो एक बड़ा हब डेवलप हुआ? आपके पास ये सूचनाएं पहले भी थी जब सत्ता में थे, उस समय में आपने कितना क्रैकडाउन किया था
इसकी भी जानकारी उनको सार्वजनिक मंचों पर आकर देनी चाहिए, जिससे ये साबित हो कि वे केवल प्रतिपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर रहे, वे ईमानदार नागरिक के नाते वो जानकारी भी शेयर करने की स्थिति में हैं कि हम सत्ता में तो थे, तो हमने उनको रगड़ा था, उनको पकड़ा था, उनको टांग दिया था। ये बात तो अभय सिंह जी की हुई। रही बात हम क्या कर रहे हैं या करने की हमारी योजना है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे विज साहब ने पत्रकार वार्ता करके नशे के विरुद्ध युद्ध एक प्रकार से ऐलान किया है, एक रोड मैप तैयार किया है, 4 माह लंबा एक कैंपेन उसकी घोषणा की है, जिसमें हमने 3 चीजों पर फोकस करने का निर्णय किया है। एक, हम लोगों को एजुकेट करेंगे, नशे से हानियां क्या हैं, कैसे परिवार बिखरते हैं, कैसे सब कुछ तबाह हो जाता है, शिक्षित करना, लोगों को जागरूक करना एक काम है। एनफोर्समेंट निश्चित तौर पर एजुकेशन से भी पहले आता है। कमर तोड़ना, सप्लाई चेन तोड़ना, अपराधियों को पकड़ना, दंडित करना हम कर रहे हैं और कड़ाई से करने का सिलसिला शुरू करेंगे। उसके लिए पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर गांव से लेकर के और स्टेट हेडक्वार्टर तक, और स्टेट हेडक्वार्टर तक ही नहीं, हमने तो उत्तर भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ भी कोऑर्डिनेट करने का एक तंत्र खड़ा किया है। पंचकुला में एक सेक्रेटरीट यूं कह लीजिए हमने खड़ा किया है, नशे पर निगाह रखने के लिए पड़ोसी राज्यों से भी डेटा इकट्ठा करके एक ऐसा डेटाबेस तैयार करेंगे कि हमारे यहां से जो नशा है उसकी तस्करी रुके, हर तरफ उस पर हम प्रहार करें। तीसरी बात, मैंने एक एजुकेशन की बात की, एक मैंने कहा कि हम एनफोर्समेंट को और सख्त करने वाले हैं, और तीसरा बड़ा डायमेंशन जो हम जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें मैं अभय सिंह जी का भी आह्वान करूंगा, रजत पंजेट्टा जी का भी, सुरेश रोड जी का भी, कि हमने सिविल सोसाइटी को एंगेज करने की योजना बनाई है। हम ये मानते हैं कि केवल एनफोर्समेंट वो काम करने का है, केवल एक तरफा एजुकेशन, हम जाएं, भाषण देकर आ जाएं, ज्ञान देकर आ जाएं संस्थानों में, इंस्टीट्यूशंस में, उतने से काम नहीं चलेगा। जब तक समाज के सक्रिय नागरिक, जागरूक नागरिक, जिनको पीड़ा होती है, जो चौकन्ने रह सकते हैं, धरातल तक अपने अड़ोस पड़ोस में नशे के कारोबार में या नशे में संलिप्त लोग, उन पर निगाह नहीं रखेंगे, उनको उनकी सूचना देना सतर्कता के साथ शुरू नहीं करेंगे, कुल मिलाकर के इस नशे के विरुद्ध युद्ध या यज्ञ इसमें आहुति डालने के लिए नहीं आएंगे, तब तक अभियान की सफलता को लेकर प्रश्न खड़े रहेंगे। हमने तय किया है गांव, गांव से लेकर के क्लस्टर तक, वार्ड, गांव, वार्ड, क्लस्टर, हर स्तर पर नागरिकों की, जिसमें जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनमें से लोग रहेंगे, समाज के अन्य जागरूक लोग रहेंगे, और उस क्षेत्र में कार्यरत सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे। ऐसी 10-10 सदस्य समितियां, बिल्कुल यूं कह सकते हैं आप इसको, साइंस वाले जहां नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमको यूं लगता है कि हमने बिल्कुल नैनो, माइक्रो और नैनो लेवल तक नशे के विरुद्ध। सुरेश रोड जी, भाई साथ देंगे कि नहीं देंगे? तैयारी कर ली है। सुरेश रोड जी, साथ देंगे कि नहीं देंगे? एक वाक्य और मुझे कह लेने दीजिए। मार्च से लेकर के जुलाई तक इस युद्ध के आगाज का पहला चरण है, ये शुरुआत है, इसके परिणाम निश्चित तौर पर आएंगे। सबका साथ चाहिए, मिलकर प्रयास करेंगे तो सबके चेहरे आने वाले दिनों में खिलखिलाएंगे, नशे के खिलाफ हम आखिर में जीत जाएंगे। ठीक है, सुरेश रोड जी, साथ दे दीजिए भाई, क्योंकि सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आयुष जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसी भी अच्छी मुहिम का जो जन कल्याणकारी हो, सरकार का साथ देने के लिए तत्पर रहती है, और हम साथ देने के साथ एक ये आह्वान भी करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने इस नशे के खिलाफ खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आह्वान किया था कि वो इसकी ओर ध्यान दें पंजाब की धरती से, लेकिन उनका मजाक उड़ाया गया था। श्री राहुल गांधी के बाद केजरीवाल ने भी उनकी रीस में 1-2 बयान दिया, लेकिन उन्हें मजीठिया से माफी मांगी केजरीवाल ने। और मेरे नेता, मुझे गर्व है मेरे नेता पर, श्री राहुल गांधी जी ने आज तक माफी नहीं मांगी, और वो मांग दोबारा से पंजाब की धरती से दोबारा से उठाई है।
इससे स्पष्ट होता है कि हम इस विषय पे गंभीर है। अगर सरकार कोई पहल करती है तो कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ है, क्योंकि ये जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन मैं एक बात भी कहना चाहता हूं इसके साथ साथ, अभी बड़ी गहराई में बहुत निम्न स्तर पर, जैसे ये पहली बार ही कोई नोटिस हुआ हो, ऐसी बात बीजेपी के साथी के द्वारा रखी गई। 7.5 साल लगभग होने को जा रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी को। इन आए 7 सालों में नशे का कारोबार और नशे के पीड़ित बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपकी सरकार 7.5 साल से सो रही थी? विषय ये नहीं है कि अब आप क्या करने जा रहे हैं। आप जवाब दीजिए कि 7.5 साल से आपने इस हरे भरे प्रदेश को, जिसको दूध और दही के खाने से जाना जाता था, आपने इसको नशे का गढ़ बना के छोड़ दिया। इसकी जिम्मेदारी मनोहर लाल खट्टर सरकार की थी या नहीं थी? ये मनोहर लाल खट्टर जी बताएंगे या नहीं बताएंगे कि 7.5 साल में यहाँ पर शराब ही नहीं, ड्रग का एक तरह से गढ़ बना दिया। और ये बात मैं नहीं कह रहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने खुद कबूल किया है कि 10 जिले इस हरियाणा प्रदेश के, हरे भरे प्रदेश के, दूध और दही के खाने के लिए मैसूर प्रदेश के नशे की चपेट में आ चुके हैं। अभी आपको पता लगा है, अभी आप सोकर उठे हैं, तो 7.5 साल से आप क्या कर रहे थे? मैं एक बात और आयुष जी आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों से शेयर करना चाहता हूं। 2 साल पहले जब कोरोना अपनी चरम सीमा पर था और स्कूल और कॉलेज तक बंद रखे जा रहे थे, मेरे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एबीपी न्यूज जैसे राष्ट्रीय चैनल के गुरविंदर पाटियाल जी पत्रकार थे, जहां तक मुझे याद है, उनके साथ इंटरव्यू में कहा था कि शराब के ठेके तो खोलने पड़ेंगे, नहीं जो शराबी मर जाएंगे बेचैन होकर। अगर प्रदेश को मुख्यमंत्री ऐसे बयान देता हो और ये सरकार किस मुंह से कह सकती है कि हम नशे पर लगाम कसेंगे? अरे आपका उप मुख्यमंत्री तो कोरोना के समय में भी शराबियों के बेचैनी की चिंता जताते हुए एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर। चलिए सुरेश जी, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है शायद कोई नेटवर्क का इशू है, आपकी ऑडियो मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। परचून की दुकानें बंद। ठीक है रजत पंजेटा जी, सुरेश जी आपकी आवाज एकदम स्पष्ट नहीं आ रही है। सुरेश जी मैं अभी आपके पास वापस आता हूँ। पंजेटा जी आपका रिएक्शन चाह रहा हूँ। हाँ जी आयुष जी, अभी बात हो रही थी, हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं जो शायद उन्होंने सुना नहीं, अभय सिंह जी ने सिरसा जिला, फतेहाबाद जिला, लेकिन आपने जो बाइट चलाई वो गुड़गांव का जिक्र कर रहे थे। खास तौर पे उन्होंने एमजी रोड का जिक्र किया जो कि महरौली गुड़गांव रोड है गुड़गांव के अंदर। और गुड़गांव के अंदर स्थिति आज इतनी खराब है, मैं उन स्कूल्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा। स्कूल्स के अंदर सोना रोड पे भी हैं, अलग अलग 2-4 और भी हैं जिनकी जानकारी मुझ तक है कि वहां पे इजीली स्कूल किड्स के पास जो है ड्रग्स इजीली अवेलेबल है। गुड़गांव के अंदर 2-4 और हब हैं, क्योंकि हमारा अपना स्टेट है तो मैं उसकी डिटेल्स ज्यादा टीवी पे बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन वहां पर भी जो है खुले तौर पे इजीली आपको जो है, कई नाइट क्लब्स हैं वहां इजीली आपको ड्रग्स अवेलेबल है। तो हमारे अगर नेता कोई अच्छी बात बताते हैं तो उनको आप कार्रवाई करने में, आज आपके पास जैसे कि 7 साल हो गए हैं आपको, तो आप उसकी कार्रवाई के ऊपर फोकस कीजिए। और ये आयुष जी चिंता का विषय इसलिए है कि आज जैसे कि 7.5 साल भाजपा के सरकार को होने को आ गए। अगर आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ जिक्र होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ना स्टाफ है, कौन से ऑफिसर, ना उनके ऑफिसर्स हैं, प्रॉपर उनका कुछ नहीं है अगर आप देखा जाए तो। और अभी बात हो रही थी शराब की, कोऑर्डिनेशन के ऊपर मैं इसीलिए आना चाह रहा था क्योंकि देखिए पुलिस और सीआईडी मिलके अगर काम करें इंटेलिजेंस का इस पे तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। ये महकमे ही, सीआईडी का महकमा मुख्यमंत्री के पास है, पुलिस का महकमा विज जी के पास है। अगर विज जी काम करना भी चाहे, जैसे कि अभी शराब की भी बात हो रही थी, तो इस सरकार ने तो शराब पीने वाले युवाओं की जो एज लिमिट है वो घटा दी गई है। तो सरकार कितनी गंभीर है अल्कोहलिक्स को और अल्कोहलिज्म को कंट्रोल करने के लिए।
अभी हमारे गौरव बख्शी जी ने डिटेल में बताया कि जो संस्थाओं का इन्होंने जिक्र किया और किस तरीके से उन्होंने बताया कि शराबी किस किस तरीके के होते हैं, किस तरीके के ये घरों को बर्बाद कर रही है शराब। तो जो बख्शी जी ने बताया, मैं उसको डिटेल में जाने की बजाय कारणों पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा। पहला तो जो शराब पीने की एज लिमिट घटा के सरकार अपनी गंभीरता वहीं दिखा रही है। दूसरा मैंने जिक्र किया कोऑर्डिनेशन का, डिपार्टमेंट्स का जो अलग अलग है। तीसरा इनका स्टाफ की कमी है। चौथा भी इन्होंने कहा कि हम स्क्वाड बनाएंगे, 5-5 लोकल रिप्रेजेंटेटिव लेंगे, 5 ऑफिसर्स लेंगे। एक टोल फ्री नंबर भी सरकार ने दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा के राज के अंदर मैक्सिमम अब ये क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं पंजाब की तरफ, पंजाब को बदनाम करने के लिए। जबकि देखा जाए तो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के ऊपर 20,000 करोड़ की, और ये एक खेप नहीं, ये लगातार कई खेप जो है गुजरात के मुद्रा पोर्ट के ऊपर जो है वहां पकड़ी जाती है। वो दिल्ली पहुंचती है तो उसका भी जो ये दिल्ली में जो पकड़ी गई थी वो तकरीबन 2,500 करोड़ की थी। उसका भी डिटेल निकल आई तो वो भी जो था रूट जो था इंडिया में आने का वो गुजरात ही था, गुजरात के पोर्ट। तो सरकार कितनी गंभीर है इसी से पता चल जाता है कि आज 7.5 साल के बाद सरकार जो है कोई एक एक्शन कहती है हम एक्शन लेंगे, जबकि ये नशा पहले तो ये मेट्रो सिटीज हैं, बड़े बड़े शहर है, वहां तक था। आज ये नशा जो है धीरे धीरे करके हमारे ग्रामीण क्षेत्र को, जैसे कहते हैं, पूरी तरीके से हमारी इस हरियाणा की जवानी को जकड़ चुका है। गांव में आज अगर आप किसी भी गांव में जाएं तो एक आम बात हो गई है कि फला का छोकरा वो स्मैक किया है, वो ये स्मैक लेता है, वो ये नशा करता है, वो ये नशा करता है। तो अगर ये ग्रामीण आंचल तक पहुंचा है तो सरकार क्या 7.5 साल तक सोई हुई थी? पहला प्रश्न का जवाब तो उत्तर तो भाजपा का दायित्व बनता है कि वो इस मामले का दे। दूसरा, आ जाऊं, एक मिनट आप देखिए चौहान साहब, मैं जल्दी कंक्लूड कर रहा हूं और आप बड़े संयम से सुनने वाले प्रवक्ता है, तो मैं आई एम कंक्लूडिंग, अभी खत्म कर रहा हूं। तो देखिए आयुष, देखा जाए तो चिंता का विषय आज यूथ के पास पहुंचना, और जो हमारे स्कूल्स हैं, स्कूल्स के अंदर अगर आप देखा जाए तो अल्कोहल की अगर लिमिट है, मैं उस एज लिमिट की बात नहीं करूंगा, उस स्कूल के बच्चों के पास अल्कोहल अवेलेबल है, वो खरीदते हैं और वो बिकती है, वो खरीदते हैं। सिगरेट्स जो है वो बच्चों को, स्कूल के बच्चों को जो है वो बेची जाती है। मैं आप ही के डिबेट पे आप ही के चैनल पे थोड़े दिन पहले भी इसी मुद्दे के ऊपर हमारी डिबेट हुई थी, तब भी मैंने ये जो है चीजें उठाई थी, क्योंकि ये कहीं से नहीं पंजेटा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये चीजें मैंने खुद पर्सनल अपने एक्सपीरियंस पर भी मैंने देखा है कि बहुत इजी टू एक्सेस है और इसलिए बहुत गंभीर इशू है। वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। मैं एक बात तो ये इस बात को स्वीकार करने में और इस बात को पर सहमत होने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि जो नशे का कारोबार है या नशे की दुष्प्रवृत्ति है वो फैल रही है, बढ़ रही है, और वो जिन जिन स्कूलों का, जिन मोहल्लों का, जिन क्षेत्रों का जिक्र रजत जी ने किया है, केवल वहां तक नहीं है। गंभीरतम चिंता का विषय ये है कि ग्रामीण अंचल में गांवों में भी पिछले अनेक वर्षों के दौरान वो नशे का कारोबार फैला है, नशे की दुष्प्रवृत्ति ने अपने पंजे फैलाए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार निरंतर, कम से कम मैं अपनी सरकार के बारे में कह सकता हूं, पंजेटा जी को अपनी सरकार के बारे में बताना चाहिए था या वो बताएं। हम जब से सत्ता में आए हैं, हम जब से सरकार में आए हैं, हमने सख्ती से सब तरफ कार्रवाई की है, और हमने जो कार्रवाई की है निरंतर जनता को, मीडिया को उससे अवगत भी कराया है। ऐसा नहीं है कि हम कोई काम करते रहे और उसकी जानकारी आपको न दी हो। तो हम, जब से हमारी जिम्मेदारी हरियाणा की पहरेदारी की लगी है, हम निश्चित तौर पर सतर्क होकर इस बीमारी से के खिलाफ लड़ने के लिए जो जो आवश्यक है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि हम पड़ोसी राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन की एक व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि हमारा जो ब्यूरो है उसको हमने स्ट्रेंथन करना शुरू किया है,
उसी का परिणाम और परिणति ये है कि हम अब जनता की, नागरिक संगठनों की अधिक सहभागिता के साथ इस मुहिम को युद्ध स्तर पर चलाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। कभी कभी प्रतिपक्ष के मित्र राजनीतिक कारणों से ऐसा चित्र खींचने की कोशिश करते हैं मानो जब रजत पंजेटा जी की सरकार थी, आखिरी बार करीब करीब 6 साल का कार्यकाल रहा होगा, उस दौरान जैसे हरियाणा में ना शराब चलती थी, ना स्मैक थी, ना कोकीन थी, ना कोई और जो भी चिट्टा, काला, पीला, नीला जो भी नशे के नाम हैं, मानो उस समय बिल्कुल नहीं थी। सबके सबको इन्होंने लपेट दिया था। वो जेलों में थे, उनको आके जैसे कांग्रेस ने खोल दिया हो आके, या हमने आके उनको आजाद किया हो, ऐसा कभी भी नहीं था साहब। आपके समय में भी चीजें बिगड़ी और हमारा तो ये आरोप है कि आपके शासनकाल में खराब काम करने वालों को खूब संरक्षण मिलता था। जेलों में बैठकर अपराधी सरकार चलाते थे, ये आपके शासनकाल में था कि नहीं था? खूब खुले में आरोप लगते थे। बड़े बड़े माफिया और गिरोहबाज वो जेलों से बैठ के विरोधियां भी वसूल करते थे। हमारे राज में हमने ऐसा होने नहीं दिया, हमने बदला है चीजों को, हम बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। एक कुछ चीजें पकड़ लेते हैं, गुजरात की फलानी पोर्ट पर इतना नशा पकड़ा गया, साहब अभिनंदन करिए। नशे के कारोबारी अपराधी वो हर शासनकाल में तस्करी की कोशिश करते हैं। इस सरकार के कार्यकाल में अगर बड़ी बड़ी खेप किसी पोर्ट पर, किसी शहर में पकड़ी जा रही हैं, नशे के कारोबारियों से नशे की सामग्री भारी मात्रा में अगर कन्फिस्केट की जा रही है, तो इस बात पर तो अभिनंदन बनता है कि हम पकड़ रहे हैं, हम रोक रहे हैं, टोक रहे हैं और ठोकने की तैयारी में लगे हैं। अभी हाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, राज्य में है। हम इस जिम्मेदारी से कतई टलना नहीं चाहते हैं। पंजेटा जी, मैंने तो शुरू में कहा, आइए मदद कीजिए। मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा, और आपको तो टोल फ्री नंबर भी मालूम है, आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी को भी टोल फ्री नंबर मालूम है। प्रयोग करके देखिए, कुछ ठिकानों का पता तो बताइए उस टोल फ्री नंबर पर, भले ही रिकॉर्ड कर लीजिए उस कॉल को। ठीक है और सुरेश, उस पर कार्रवाई ना हो। सुरेश जी, क्यों लग रहा है कि 7 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया? कृपया आप टोल फ्री नंबर बताइए। मुझे आज दर्शकों को टोल फ्री नंबर बताइए। हाँ रुकिएगा, मुझे कहने दीजिए, फिर बीच में ना, अगर बीच में अवरुद्ध ना करें। मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना। टोल फ्री नंबर बता रहा हूं जी, रजत जी के आह्वान पर 90508 और या इसको यूं कहिए 90508 और 91508। आई रिपीट, 90508 91508 ये एक टोल फ्री नंबर है। इस नंबर पर आप नशे से संबंधित अगल बगल, पड़ोस अड़ोस या धुर गुड़गांव में तक की कोई जानकारी, सिरसा से लेकर डबवाड़ी और तेजा खेड़ा के आसपास भी अगर कोई गलत काम कर रहा हो, करनाल में भी कोई कर रहा हो, सूचना दीजिए। जो संबंधित तंत्र है अगर वो काम नहीं करता, मैं आपका आह्वान करता हूं, रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड करके अगर वो काम न करे उसको भी रिपोर्ट करें। चिराग जी, चूंकि अभी आपने बड़ा डिटेल में बताया, लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि जो लोग अल्कोहलिक हैं, फिर कैसे कांटेक्ट कैसे हो? क्योंकि एक तो टोल फ्री नंबर ये है जिसमें अगर ऐसी कोई कार्रवाई करवानी है या कहीं कुछ दिख रहा है तो उस पर वो आदमी जाएगा, बता देगा कि साहब ये है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं, अगर वो 4 और खासतौर से अल्कोहलिक हैं, कैसे कॉन्टेक्ट करें आपसे? सर, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये हमने स्पेशली बोर्ड जो बनाया था, ये हरियाणा के लिए बनाया था। इसमें एक दिल्ली का नंबर है जिसका हेल्पलाइन नंबर है 931999 3556 और दूसरा एक फरीदाबाद का नंबर है 8802 121615। तो ये दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे वैसे हेल्पलाइन नंबर लगभग हर डिस्ट्रिक्ट का एक हेल्पलाइन नंबर होता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो, क्योंकि वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो लगभग सभी इसको इंटरनेट पे तो बहुत इजीली अवेलेबल है और हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल है। तो और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि बहुत सारे अल्कोहलिक ऐसे हैं जो मानने को तैयार नहीं है कि हाँ वो प्रॉब्लम में है। उनका कहना ये है कि फैमिली को दिक्कत है, मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे में फैमिली का एक संगठन है जो इसका नाम है एलेनॉन, ALANON, एलेनॉन एनोनिमस।
ये एलेनॉन भी इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। जो फैमिली के लोग जो जिन्हें लेकिन चिराग जी problem मुझे है, बताइए, जो आदमी इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है उसकी मदद कैसे करते हैं फिर आप लोग, क्योंकि वो तो इस चीज को मान ही नहीं रहा है कि वो अल्कोहलिक है। सर अभी तक जो जितनी मेरी जानकारी है, जबरदस्ती छुड़ाने का तो कोई जरिया है नहीं, है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से डॉक्टरी भी अभी इलाज इस मामले में कि जबरदस्ती दवाई देकर के छुड़ा दी जाए, ऐसा तो अवेलेबल है नहीं जितनी मेरी जानकारी है। लेकिन फिर भी हम ये जरूर कोशिश करते हैं, जैसे हम मेरे घर के आसपास या मेरे लोकलाइट एरिया में कोई ऐसा आदमी है जो पी रहा है और घर वालों को परेशान कर रहा है या घर वाले परेशान हैं बहुत बुरे तरीके से, तो ऐसे में हमारे 2-3 मेंबर मिल करके उनके पास जाके उनसे बात करते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या आपको प्रॉब्लम है या नहीं। ये हम नहीं होते ये बताने वाले कोई भी कि आपको शराब से प्रॉब्लम है, ये आपको ही डिसाइड करना है कि आपको शराब से प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि आपको शराब से प्रॉब्लम है तो हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं, और ये मदद सारी की सारी शेयरिंग एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप, यानी कि अनुभव, शक्ति और आशा आपस में बांटते हैं, सो दैट कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। ये सेल्फ सपोर्टिंग की तरह है जी। एक सवाल एक बात मैं पूछना जोड़ना चाहूंगा मैं। जी जी रजत जी, मेरा नाम चिराग है सर। मैं आयुष जी का, मुझे पता है आपका नाम चिराग बख्शी जी, सॉरी। आयुष जी, एक सवाल चिराग बख्शी जी से है कि उनसे ये सवाल कीजिए कि जो शराब पीने की सरकार ने युवाओं की उम्र घटाई है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि जो कम की है उम्र सरकार चलिए ने? मंजेटा जी, मैंने पहले ही एक सवाल पूछा था लेकिन उन्होंने बोला कि वो कोई पॉलिटिकल कमेंट करना नहीं चाहते हैं। फिर भी चिराग जी जवाब दीजिए, आपको लग रहा है ऐसा कि जो एज कम की गई है ये कारण हो सकता है? सॉरी सर, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हम कोई भी ऐसा कमेंट नहीं करते। हमारा एक ही प्राइमरी ओपिनियन है, वो है अल्कोहलिक की हेल्प करना, जो अल्कोहलिक प्रॉब्लम है। वीरेन जी क्या सवाल था आपका? मैं ये कहना चाह रहा था कि अल्कोहल की एडिक्शन और अल्कोहल को कंट्रोल्ड अंदाज में स्वीकारना, ये दो अलग अलग इशू हैं। एडिक्शन जहां संकट के रूप में आ गया है, उसको उसके क्षेत्र में चिराग जी या उस तरह की और बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं। सरकार के डी एडिक्शन सेंटर भी चलते हैं। नशा, हर तरह का नशा और लत खास तौर पर वो उसकी बुरी है, इसमें इस पर कोई विवाद नहीं है। साहब, मैं बिल्कुल मदिरा को आज तक छुआ नहीं, जीवन में छूने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन लोग कानूनी तौर पर कानून में स्वीकृत सीमाओं में पीते हैं। सरकार, कानून, सब सरकारें उसकी अनुमति देती हैं, वो नितांत अलग विषय है। हम एडिक्शन के प्रश्न पर अगर आए तो सरकार ने जो रणनीति, जो रोड मैप घोषित किया है 4 महीने के इस व्यापक अभियान में, जिसमें हम सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ नागरिकों की भी मदद ले लेंगे, हम धरातल पर जाकर असेस करेंगे कि कहां पर कितने और अधिक डी एडिक्शन सेंटर्स की जरूरत है। और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि केवल लेकिन वीरेन जी, जो बात पंजेटा जी बार बार उठा रहे करें, अगर आप एज घटा देंगे, अगर आप एज घटा देंगे तो वो एक तरीके से प्रमोट करना है कि भाई जो लोग अभी एज के बाद पीने वाले तो और जल्दी पीने लग जाएंगे। मैं एक व्यवहारिक बात कर रहा हूं, राजनीति की बात फिर कर लेंगे। मैं केवल ये कह रहा हूं, हमारी स्ट्रेटेजी, मैं रुकिए मित्रवर, बस मैं ये करेक्ट कर रहा हूं, राजनीतिक बात नहीं है ये, सोशल कॉज है। मैं कंप्लीट कर लूं रजत जी। मैं ये कह रहा हूं कि डी एडिक्शन जहां लत हो गई है, जहां वो संकट बन गया व्यक्ति और परिवार दोनों के लिए, समाज के लिए, उसमें उस एडिक्ट की मदद करना एक विषय है। लेकिन चिराग जी भी सहमत होंगे और जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट मित्र हैं वो भी इस बात से सहमत होंगे कि केवल डी एडिक्शन पर जाकर लड़ाई समाप्त नहीं होती। डी एडिक्टेड व्यक्ति को जिसकी लत छुड़वा भी दी किसी संस्था ने, किसी डी एडिक्शन सेंटर ने, उसके बाद एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है उसकी रिहैबिलिटेशन, उसके कारणों में जाकर के उन कारणों को भी निर्मूल करना, उखाड़ फेंकना, जिनकी वजह से या जिनके बहाने से, कभी कभी बहाना पकड़ के भी आदमी गलत रास्ते पर जाता है, उस पर भी काम करने का सरकार ने तय किया है। मुख्यमंत्री जी ने जो कल प्रेस वार्ता में बात कही कि हम आवश्यकता अनुसार अस्पतालों में या अन्य स्थानों पर जहां जितनी आवश्यकता होगी वो नशा मुक्ति केंद्र भी बनाएंगे, पुनर्वास की व्यवस्था की भी चिंता करेंगे और कारणों में जाकर
उनके निवारण की बात भी करेंगे। एक बात जो विज साहब की उसको भी दोहराना बहुत जरूरी मैं समझता हूं। हम पकड़ धकड़ तगड़ी करने वाले हैं, उसकी गति को और बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभी ऊपर ऊपर से जो खरपतवार है हम उसको उखाड़ देते हैं। पकड़ धकड़ में अपराधी पकड़ में आ गए कुछ लोग या नशेड़ी पकड़ में आ गए, उतने से काम नहीं चलता। जड़ जब तक उखाड़ेंगे नहीं, जड़ जब तक नहीं पाड़ते तब तक बात नहीं बनेगी। विज साहब ने यह कहा है कि हम नशे के स्रोत तक, उसके सोर्स तक, उसकी रूट तक जाएंगे। नहीं, बहुत अच्छा है, आप लोग करेंगे, कम हो जाए, कम हो, रुक जाइए। पंजेटा जी देखिए, मैं बहुत ही तारीफ करना चाहूंगा आज चौहान साहब की, जो उन्होंने इतना एम्फेसिस दिया और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को कहा कि उन्होंने कहा कि जड़ तक खत्म कर देंगे, हम इसको जड़ तक हमारा जो है जाना चाहेंगे। तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, लेकिन जिस तरह 2829 बार पेपर लीक हुआ उसकी भी जड़ तक जाए और जड़ तक इसको उखाड़ के फेंक दें ताकि ऐसा ना हो। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। इन्होंने कहा कि हरियाणा की पहरेदारी जब से भाजपा के सरकार में आई है, तो मैं मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता चौहान साहब की नॉलेज में एक बात लाना चाहूंगा कि पूरा का पूरा कोरोना काल में सब कुछ बंद था, लेकिन जिस तरीके से शराब के गोदाम खाली हुए, अभी क्योंकि शराब के ऊपर बात हो रही थी, तो वो आपकी पहरेदारी में, आपकी चौकीदारी के अंदर शराब के ट्रक निकले, गोदाम के गोदाम खाली हुए, शराब धड़ेले से बिकी। तो क्या सरकार उस वक्त, जबकि हर गाड़ी की चेकिंग हो रही थी, हर इंसान को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था, कर्फ्यू था, जब आपकी सरकार में रहते आपके एसपी जशनदीप जी के बयान देखिए और देखिए जो कि भाजपा के एक बड़े नेता का भी नाम आया था। तो संभालका की बात करूं, चाहे मैं अलग अलग जहां भी गोदाम खाली हो गए, तो उसके ऊपर शराब का एक बहुत बड़ा घोटाला आपकी सरकार में, आपकी निगरानी के नीचे, आपकी नाक के नीचे इस प्रदेश में होता है। तो ये भाजपा की निगरानी है। और इसी तरह आप जो है, अगर आप 7.5 साल के बाद अगर आप डी एडिक्शन सेंटर्स खोलेंगे, मैं मानता हूं कि नशे की जो ये है, नशा आज से नहीं है, नशा बड़े पुराने टाइम से है, बहुत से इसके ऊपर ये बड़े लंबे समय से चलता आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे राज्य में कोई ये नहीं हुआ होगा, लेकिन जिस तरीके का, जिस स्केल के ऊपर आज ड्रग पैडलर्स हैं और जिस स्केल के ऊपर आज बिक रहा है और कितना इजीली एक्सेस है इसका, इतना इजीली एक्सेसिबल है कि अगर आप एमजी रोड के ऊपर जाए तो पिलर नंबर तक आपको बताए गए हैं विधानसभा के पटल पे चौधरी अभय सिंह जी चौटाला द्वारा। अगर आपको इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम, तो उसके लाइन पे तो बहुत मॉल है। अगर आप मेट्रो उससे उतरे तो आप जाइए और आपने कितने लोगों को वहां पे पकड़ा है और फिर भी अवेलेबल है। आपके राज्य में शराब अवेलेबल है, आप क्या करते हैं, शराब पीने की उम्र घटाते हैं, जाइए इजीली पीजिए। अब किसी को क्या पता चलता है कि कौन किसका हाथ पकड़ के बोल दे भाई 2 पैग और मार ले भैया, आज गाड़ी तेरा यार चलाएगा, तो वो एक्सीडेंट हो गया, मरा पड़ा होगा। तो यूथ के लिए, यूथ में गलत सिग्नल ना जाए ताकि उनको परोसी भी ना जाए, आप उनको, यूथ को बढ़ावा ना दीजिए पीने का। मेरा सिर्फ आपको कहने का छोटा सा ये, क्योंकि ये सोशल कॉज है, पॉलिटिकल नहीं है, मैं इसको पॉलिटिक्स से हटके, अब ये कोई इसमें राजनीति नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने आपके इसी चैनल पे बोला है, लंबे से समय से चलता आ रहा होगा, लेकिन पहले शहरों में इजीली मिलता था, आज ग्रामीण अंचल के अंदर इजीली अवेलेबल है। और पूरा हरियाणा का जो ग्रामीण यूथ है, जिसको आज जो पूरा देश की रक्षा करता है, फौज में जाता है, दूध दही का खाना, देशों में देश हरियाणा, आज उस युवा जो है वो नशे की चपेट में, जवानी खराब हो रही है हरियाणा की। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं। पंजेटा जी, बहुत विनम्रता से एक बात कह रहा हूं। जी बोलिए आप। जब पहले सियासत, पहले भी हम और आप करते रहे, आगे भी करेंगे, निरंतर करेंगे। हम और आप जब बात करेंगे तो सियासत से उसको मुक्त रखना, सैनिटाइज करना संभव नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है पंजेटा जी, सियासत फिर भी कर लेंगे, पहले इस आफत से निपट लें। और जब आफत से निपटने की ईमानदार कोशिश करनी होती है तो उसमें एक बात माननी पड़ेगी कि गांव में, गांव की गलियों में अगर नशा, अब मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा है, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा आप लोगों के द्वारा बनने के लिए। हालांकि अब नशा एक बड़ी समस्या है, लेकिन लगाम कैसे लगाई जाएगी ये देखना उतना ही महत्वपूर्ण होगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।